आप एक तो अपना नाम बताइएगा और दूसरा सब लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। मैं इसमें थोड़ा सा महिला सुरक्षा को भी जोड़ देता हूँ। और जिस तरीके से ये कह रहे थे, कल गजेंद्र सिंह शेखावत से हमारी मुलाकात हुई थी, केंद्रीय मंत्री भी हैं जोधपुर में। उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मोदी हैं, मोदी ही चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी कहीं कोई नहीं देख रहा। क्या यहाँ भी वही सिचुएशन है कि मोदी के नाम पे ही सब कुछ हो रहा है? राधिका सोनी मेरा नाम है। सर, ये बात कहीं न कहीं आप इसको पूरी तरीके से इस तथ्य को सच नहीं मान सकते, क्योंकि जो प्रत्याशी भाजपा चुनकर भेज रही है, वो प्रत्याशी हमारे लिए कहीं न कहीं कार्य कर रहे हैं। तभी तो भाजपा की सरकार, आजकल वोटर इतना एक्टिव हो गया है कि वो हर चीज़ को नोटिस कर रहा है। और जैसे महिलाओं की आप सुरक्षा की बात करेंगे, तो आपने देखा होगा कि कितने कृत्य कम हुए हैं। और अजमेर की अगर पर्सनली मैं बात करूँ, तो आपको पता है अजमेर में तो पिछले कई सालों से सिर्फ भाजपा की ही सरकार रही है। राजस्थान में मे बी पॉसिबल कुछ सीटें जाने की वजह से भाजपा की सरकार नहीं आ पाई थी पिछले कार्यकाल में। पर इस बार, पहले भी अजमेर में भाजपा की सरकार रही है और इस बार भी फिर से हमने भाजपा की सरकार बनाई है। और जब से डबल इंजन की सरकार आई है, तब से जो छोटी-मोटी समस्याएं, पानी या 1-2 समस्याएं जो थी, वो पिछले 3 महीनों से हल हुई हैं। तो महिलाओं को, और खास करके सुकन्या योजना, लखपति दीदी, और एक-एक महिला से पर्सनल काम शुरू करवाना ही नहीं, एक-एक महिला से आपने देखा होगा, जैसे मन की बात में और मोदी जी ने वार्ता की है महिलाओं से, तो हम ये कहीं न कहीं तो देख ही रहे हैं कि महिलाओं को जो 33% आरक्षण। और राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में क्या हुआ, गहलोत जी ने महिलाओं को मोबाइल बांटे। आप इतना बताइए कि इतना युवा पीढ़ी या इतनी पढ़ी लिखी जनरेशन ये समझ सकती है कि आप एक मोबाइल फोन को आप योजना मानेंगे या 33% आरक्षण को योजना मानेंगे? एक मोबाइल फोन तो हम अगर 2 लाख का भी खरीदेंगे, तो शायद हम 2 साल बाद उसे चेंज कर सकते हैं। पर एक 33% आरक्षण से घर की बेटी, महिलाएं कितनी आगे बढ़ रही है, कितनी सुरक्षा हो रही है, वो भी तो हम कहीं ना कहीं देखेंगे ना। तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है। और सारी महिलाएं, जहां हम जाते हैं गाँव में, ढाणियों में, काफी महिलाएं सुरक्षित हैं, मोदी जी की योजनाओं से सब प्रसन्न हैं। और 100% भाजपा की सरकार आएगी। देखिए, इनको भी लगता है कि 100% भाजपा की सरकार आएगी। अपना शुभ नाम बताइएगा। रचित कछावा नाम है सर मेरा। रजत, अजमेर में कौन से मुद्दों पर चुनाव होगा? यहाँ के जो तमाम मुद्दे हैं उन पर बात होगी, या वही राम मंदिर, वही धारा 370, यही करके जनता को मोबिलाइज करने की कोशिश हो रही है? क्या मुद्दे होंगे? देखिए, ये जो चुनाव है, ये कोई सामान्य आम चुनाव नहीं है। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा और अद्भुत चुनाव है। आम जनमानस इस चुनाव का इंतजार कर रहा है, क्योंकि ये विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने वाला चुनाव है। ये राम मंदिर के लिए मोदी जी को धन्यवाद देने वाला चुनाव है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये मुद्दे, ये वास्तव में 500 साल के संघर्ष के बाद में जो सुकून मोदी जी के कारण मिला है, उसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। और आपने बात करी अजमेर की, तो अजमेर की जनता तो विशेषकर मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती है, क्योंकि उन्होंने अजमेर को कोई सामान्य लोकसभा सीट नहीं माना। उस लोकसभा सीट जिससे वो खुद सांसद है वाराणसी, उसके समकक्ष अजमेर लोकसभा को माना। जिस दिन उन्होंने वाराणसी को स्मार्ट सिटी की सौगात दी, उसी दिन, उसी समय उन्होंने अजमेर को स्मार्ट सिटी की सौगात दी। न सिर्फ स्मार्ट सिटी की, हेरिटेज योजना दी, प्रसाद योजना दी, अमृत योजना दी। इस प्रकार से अजमेर को उन्होंने विशेष महत्व दिया है। और न सिर्फ अजमेर को इस नाते से विशेष महत्व दिया, 400 करोड़ रुपए का बजट अजमेर के रेलवे स्टेशन को बढ़ाने के लिए दिया इन्होंने। वंदे भारत जैसी महत्वपूर्ण ट्रेन की सौगात अजमेर को दी। और न सिर्फ ये, जो अजमेर लंबे समय से मांगता था कि 2 मेगा हाईवे यहाँ से अटैच हो, उनको जोड़ने का काम किया। ब्यावर के आगे का जो हाईवे जुड़ा है, पुष्कर मेड़ता की रेलवे लाइन की जो लंबे समय से अजमेर मांग कर रहा था, वो सांसद साहब के अथक प्रयासों से आज हम लोगों को मिली। और न सिर्फ इन सब बातों पे, क्योंकि ये बड़ा चुनाव है, ये कोई पार्षद का चुनाव नहीं जो सड़क और नाली पे होगा। निश्चित रूप से इसके अंदर राष्ट्रीय मुद्दे भी महत्वपूर्ण होंगे और विदेशी मुद्दे भी महत्वपूर्ण होंगे। जब हम देखते हैं कि देश के कौन से राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावी होने वाले हैं? देखिए, अगर युवाओं की बात करें, तो युवाओं में इस बात का सुकून है कि उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार किया। 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के मकान देने का काम किया। इस प्रकार के जो ऐतिहासिक काम है, न सिर्फ युवा, महिलाओं की बात करें तो आरक्षण की बात हर राजनीतिक पार्टियां करती थी, हर नेता अपने भाषणों में कहा करता था। उन्होंने उस संकल्पना को साकार करके बताया। और आज कहीं भी जाओ, किसी भी थड़ी पर हम बैठते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि मोदी का कोई भी बयान इस बात की गारंटी कि काम के पूरे होने की गारंटी। वरना नेताओं के बयानों को लोग ये समझा करते थे कि ये एक चुनावी जुमला है जो नेताजी ने कहा। और लेकिन विपक्ष तो सवाल उठाता है ना, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली। ये बड़े अहम सवाल उठाता है विपक्ष बार बार। चीन को जमीन दे दी, नेताओं को जेल में बंद कर दिया, ये सवाल उठाता है आप लोगों को। ये भी तो गारंटी में आ गया क्या? आप इस चीज को भी समझिए, बयान देना और उसकी तथ्यात्मक सत्यता होने में बहुत बड़ा फर्क है। चीन की जमीन, देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ देश के गृह मंत्री ने भी कहा कि हम देश का आधा इंच भी, हमारे जमीन का टुकड़ा कोई भी देश नहीं ले सकता। और ये हम तो
आज हमारे लिए तो मैं अब मीडिया के सामने क्या कहूं कि लोगों के अंदर ये चर्चा है कि देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी रहे और गृह मंत्री अमित शाह जी रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो भी हमारा हिस्सा होगा। ऐसे के अंदर चीन को हम हमारा आधा इंच भी दे देंगे, ऐसे तो सोचना भी मैं समझता हूं कि इस मोदी जी के युग के अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पाप होगा। और बात करें युवाओं की तो आत्मनिर्भर भारत के अंदर जिस प्रकार से स्किल डेवलपमेंट के उन्होंने कोर्स चलाए, लोग आत्मनिर्भर मुद्रा योजना के माध्यम से जिस प्रकार से युवाओं को लोन मिला है, उन्होंने अपने स्टार्टअप कर दिए। जो व्यक्ति नौकरी करने की सोचता था 8,000 10,000 की, आज वो 20-20 हजार की नौकरियां देने वाला युवा बन गया है। तो कहीं ना कहीं भारत आज विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है। तो इसके अंदर सभी वर्गों का कहीं ना कहीं संकलन है। और बात करें किसानों की तो किसानों ने तो विशेषकर धन्यवाद मोदी जी को दिया है। उन्होंने जो मोटे अनाज को महत्व दिया है, मोटा अनाज की आवक आज विदेश हमारे से मोटा अनाज मांग रहा है, जिस मोटे अनाज की ब्रांडिंग स्वयं देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। आज आप बड़े अगर मॉल्स की बात करें, आज हम किसी भी बड़े रेस्टोरेंट के अंदर भोजन करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं पहले जब फास्ट फूड को महत्व दिया जाता था, आज बड़े अन्न को महत्व दिया जाता है। लोग वहां फरमाइश करने लग गए कि हमको मक्के के साग खाना है, मक्के की रोटी खानी है। तो कहीं ना कहीं विदेशी स्तर पर जो हमारे अनाज को महत्व देने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, किसानों की आय निश्चित रूप से दुगनी की ओर अग्रसर हो रही है और भारत विकसित राष्ट्र की ओर 2047। चलिए, आपको लगता है कि किसानों की आय दुगनी होने की ओर अग्रसर हो रही है? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।